धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोर्ट संबंधित जो भी खबरें होती हैं, चाहे आपको अखबार से मिले, किसी मैगजीन से मिले या धाकड़ खबर से मिले, उनको सहेज कर संभाल कर अपने पास रख लिया कीजिए। ये खबरें भविष्य में आपके लिए नज़ीर के तौर पर काम आ सकती हैं। 2 लाइन और बातचीत करना चाहता हूं, फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखिए, पत्रकारिता जो आज के दौर में हो गई है वो एक हड़बड़ी का साहित्य बनकर रह गई है और दूसरे पल पल खबरें बदल रही हैं। तो ऐसे दौर में आप खबरों पे कैसे बने रहेंगे? क्योंकि आपने जो खबर बनाई उसके बाद कुछ और खबर आ गई, उस खबर के लिए काम करना। भैया, फिल्मी दुनिया तो कर नहीं रहे हैं कि साल भर तक फिल्में बनाते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक अपनी स्टोरी लेके काम कर रहे हैं, किताब तो लिख नहीं रहे हैं, नॉवल तो लिख नहीं रहे हैं कि एक टॉपिक ले लिया अपना, उससे साल भर तक लिखते रहिए, साल भर बाद छप जाएगा। मैगजीन तो है नहीं कि 1 महीने में छप जाएगी। यहाँ तो पल पल आपको देना है, क्योंकि आपकी आदत खराब की गई है ना। अब आपको लगता है आ नहीं रहा है कुछ भी। बहुत सारे लोग फ़ोन बजाना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी अपेक्षाएं भी हमारे से करते हैं। जैसे आज सुबह एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि भैया खबर ये करो कि जैसे जमातियों को चुन चुन के उनका कोरोना जांच कराया जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है, ऐसे क्या जितने तमाम लोग विदेश से आए, यानी कि विदेशी हैं या भारत के जो लोग विदेश से लौटे हैं, उन सब की, वो कितनी लाखों की तादाद में हैं, उन सब की कोरोना जांच हुई कि नहीं, क्या उनको क्वारंटाइन किया गया कि नहीं? भैया, रिसर्च के लिए एक टीम चाहिए। बनिए की दुकान नहीं चल रही कि शटर उठाया और किसी को 2 रुपये का धनिया बेचना शुरू कर दिया और किसी को 3 रुपये की मिर्ची बेचनी शुरू कर दी। पत्रकारिता है ये। आप लोगों ने ज़रूर समझ लिया है, अच्छा अरे यार क्या मज़ेदार खबर दी है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत आप लोग जानते हैं। जिस दिन जानेंगे ना, फिर अपने अंदर समाज के वो लोग पैदा करेंगे और ऐसे लोगों को खड़ा करने के बारे में सोचेंगे। ये आपको एहसास दिलाने के लिए बार बार मैं बोलने की कोशिश करता हूं, जगाने की कोशिश करता हूं कि पिछले 72 सालों से आपके पास प्रचार तंत्र नहीं है। आपको लेके कुछ भी नैरेटिव बनाया जा सकता है। जैसे आपको याद होगा, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद को जब पकड़ना था पुलिस को, तो उस वक्त मीडिया के अंदर उनको बता दिया गया कि ये तो मुसलमान हैं, कुछ ने बता दिया गया ये तो दलित है इसलिए नक्सली है। तो सोचिएगा कि आपके बारे में किस तरीके से, कितनी जल्दी से ये मीडिया नैरेटिव बना देता है, क्योंकि आपके पास तो जवाब देने के लिए कुछ है नहीं ना। आप तो उनके अखबार पढ़ रहे हैं, उनके चैनल देख रहे हैं, उनको नंबर 1 नंबर 2 बना दे रहे हैं। लंबा ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करने लग जाते हैं, जी आप तो कहानी ज़्यादा सुनाते हो। आंखें खोल नहीं ना, हाथ में हलवा आया, खा लिया और फिर सोचा नहीं है कि इस हलवा के खाने का नुकसान फ़ायदा क्या है, या बाद में ये हलवा में किस तरीके से भारी पड़ने वाला है। लंबी सोचनी है, खासकर मुस्लिमों में तो यही है, आज मुर्गा खा लिया, कल को बैठ के फिर चटनी खा रहे हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है, काफी महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि कोरोना के मरीजों का मुफ्त में इलाज नहीं कराया जाएगा। क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा देख लीजिए। जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच है और उनके साथ 2 जज साहिबान और हैं, जस्टिस एसके कौल और तीसरे जज साहिबान है जस्टिस BR गवई। इन तीनों की बेंच बैठी और तीनों की बेंच ने इस मामले को सुना और सुनने के बाद इस पिटीशन को खारिज कर दिया। साथ ही जो टिप्पणी की वो काफ़ी दिलचस्प है। कहा कि कुछ लोग आते हैं और प्रचार का उन्होंने अपने साधन बना लिया है PIL यानी कि जनहित याचिका। वो लोग चाहते हैं कि इसके ज़रिए अपने आप को मशहूर कर ले, तो उन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हमारा यहाँ एक चीज़ कहना है, मैं अपनी तरफ से कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कुछ लोग आते हैं कि PIL जनहित याचिका दाखिल करके अपने आप को चमकाना चाहते हैं। जैसा आपने देखा होगा जॉली LLB अरशद वारसी वाली कहानी, उसमें साफ यही दिखाया गया है कि मैं PIL दाखिल कर दूंगा तो बड़ा वकील बन जाऊंगा। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि कौन किस मामले में आ रहा है, उसकी नीयत क्या है। ऐसे ही टिप्पणी करने से शायद कोर्ट को भी गुरेज करना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या कहा है और क्या पिटीशन थी वो थोड़ा सा समझ लिए। पिटीशन में कहा गया था कि देखिए, सरकार के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसका जो ढांचा है वो उतना बेहतर नहीं है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों को वहाँ पे इलाज कराने के लिए जाना पड़ेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो मुफ्त में इलाज नहीं करेंगे। ये एक अपडेट है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज कराने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे उनका मुफ्त इलाज किया जाए। कल एक खबर ऐसी आई थी, अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, ठीक है, नहीं आपको बता देता हूँ। जो लोग कैशलेस हेल्थ पॉलिसी लिए रखते हैं तो वो कई घंटे लगा देते थे बीमा कंपनी वाले पैसे देने में। अब तय किया है कोर्ट ने ऐसे मामलों में कि 2 घंटे में इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा कि वो इलाज के लिए पैसा मुहैया कराएंगे
या नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिनका नाम है अमित द्विवेदी, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से पहुंचे वकील ने कहा भैया जी हमारे पास तो सारे सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे मुफ्त में इलाज कर तो रहे हैं, किसी को कहाँ दिक्कत हो रही है, सरकार बड़े स्तर पे लगी हुई है सबको बचाने में और सब कुछ करने में। तो कोर्ट ने कहा अच्छा भाई मान लेते हैं, जब ये सरकारी अस्पतालों में इलाज कर ही रहे हैं तो आप क्यों ये डिमांड कर रहे हो कि प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त में इलाज हो, और ये कहकर पिटीशन खारिज कर दी। बता दें आपको, आपके सामने ऐसे एक मामला गुजरा होगा। 8 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला दिया कि तमाम प्राइवेट जितनी लैब है जो जांच कर सकती है उन पर मुफ्त में इलाज हो हर गरीब का, लेकिन 6 दिन बाद ही 4 दिन बाद ही 12-14 तारीख के आसपास उस फैसले को पलट दिया। कहा कि भैया जिनके पास बीपीएल कार्ड है या आयुष्मान योजना का कार्ड है उन्हीं का सिर्फ मुफ्त में इलाज होगा। भैया आयुष्मान योजना वाले का मुफ्त में कैसे हुआ, सरकार ने बीमा दे रखा है उसको, तो जो लैब है जांच करने वाली वो तो बीमा से पैसा ले लेंगी, तो मुफ्त हुआ कहाँ, यानी कि पैसा तो गया ना उनके पास। इसी तरीके की एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में और दाखिल की थी, वो वकील साहब उनका नाम बता देता हूं, जस्टिस एस दास, उनकी तरफ से दाखिल की थी। उनकी पिटीशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनकी क्या डिमांड थी वो थोड़ा सा देख लीजिए, काफ़ी दिलचस्प डिमांड है वैसे वो। उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर को पूरी तरह टैक्स फ्री करना चाहिए। बताइए इसमें कौन सी गलत बात है, गरीब आदमी से आज भी कमा रही है सरकार। जैसे आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल है वो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में कितना कम हो गया, लेकिन सरकार जो है दुनिया भर के टैक्स लगा के पैसा बटोरने में लगी हुई है। प्राइवेट खाते खोल के प्रधानमंत्री तो सीधा पैसा ले ही रहे हैं। इसके अलावा सरकार जो है वो ऐसे दौर में भी लोगों को राहत देने के बजाय उन पर से टैक्स लगा के पैसा वसूल रही है, तो उनकी पिटीशन को भी खारिज कर दिया। इसी तरीके की मांग राहुल गांधी ने भी उठाई थी कि तमाम जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर से जीएसटी खत्म कर देना चाहिए। उसकी बात पर भी भोंपू मीडिया खामोश ही रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मजदूरों के भरण पोषण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार के उठाए कदमों से संतुष्ट नजर आया और उसने मजदूरों के लिए खान पान की उचित व्यवस्था करने, बिजली पानी की उचित व्यवस्था करने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका यानी कि पिटीशन को खारिज कर दिया। बता दें आपको, दिल्ली के यमुना पुस्ते पर बहुत सारे मजदूर रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं। ये आरोप लगाया गया था, ना उनके पास बिजली पानी है, ना उनके पास खान पान की कोई व्यवस्था, ना इनके स्वास्थ्य वगैरह की कोई व्यवस्था है। इसलिए सरकार को आदेश करे हाई कोर्ट कि उनके तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाए, लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्य प्रसाद की बेंच ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, क्योंकि जो वकील दिल्ली सरकार की तरफ से यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से पेश हुए और उन्होंने जो रिपोर्ट रखी उस पर कोर्ट काफ़ी संतुष्ट नजर आया। लेकिन साथ ही कोर्ट ने एक चीज़ ज़रूर की कि अगर कहीं कोई कमी बेसी है तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्टिस हिमा कोहली जो है वो दिल्ली में बैठकर हाई कोर्ट के अंदर मामला सुन रही थी और जस्टिस सुब्रमण्य प्रसाद जो हैं वो पहुंचे हुए थे चेन्नई, क्योंकि लॉकडाउन से पहले चेन्नई चले गए थे, वहाँ फंस गए। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में जुड़कर, यानी कि एक जज बैठा है दिल्ली में और एक जज बैठा है चेन्नई में, और दोनों दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी का फायदा। तीसरी खबर का अगर रुख करें तो वो भी दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे पास आ रही है और दूसरी खबर की तरह दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को भी खारिज कर दिया। क्या पूरा मामला था थोड़ा सा देख लीजिए। कहा गया एक पिटीशन दाखिल करके एमएम कश्यप एडवोकेट द्वारा कि साहब ये मरकज़ के नाम पर सरकार रोज शाम को ब्रीफिंग करती है जिसमें बताती है भैया आज दिल्ली के अंदर इतने सारे मरीज मिले, जिनमें से या वाले मरीज जो हैं मरकज़ के हैं और या वाले मरीज जो हैं या कुछ और है। तो ऐसा करने से, वर्गीकरण करने से, क्लासिफिकेशन करने से समाज के अंदर नफरत फैल रही है और उसके असरात भी दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह लोग मुस्लिम रेडी पटरी वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं या उनको अपने एरिया में नहीं आने दे रहे हैं, या बहुत सारे दूध वाले, ऐसी रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि मुसलमानों के एरिया में जाके दूध देने तक बंद कर चुके हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भैया हम ना सुनने के इसको, ऐसी पिटीशन तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, पहले से लंबित पड़ी हुई है। तो उस पर इन वकील साहब ने कहा सर ये ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है वो दाखिल की गई है मीडिया के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास 15 दिन बाद आइए, पहले जाइए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, वो भी मरकज़ को लेके है। उसमें भी कहा गया कि मरकज़ के नाम पे नफरत फैलाई जा रही। तो इन्होंने सुनने से ही उसको मना कर दिया। अब जज के सामने कोई क्या कर सकता है भैया, जज तो कुछ भी खारिज कर दे। जज के विवेक पे सर निर्भर है। कभी वो कह दे कि महिला अपने पति पे बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती, कभी वो कह सकता है कि शादीशुदा होने के बाद अगर कोई पति ज़बरदस्ती अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो भाई ये भी बलात्कार है। कुछ भी कह सके भाई, जज का विवेक है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने से नहीं रोका जा सकता है और ना ही दिल्ली सरकार द्वारा दी गई ट्यूशन फीस लेने की उनकी इजाज़त पर रोक लगाई जा सकती है। ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। और ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स आर्थिक तंगी के चलते परेशान हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनको या तो फीस माफ़ कर दी जाए उनके ऊपर या फीस को फ़िलहाल अभी स्थगित कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने दोनों चीज़ फिलहाल करने से इनकार कर दिया और कहा कि नीतिगत मामला है, अगर हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे तो ये नीतिगत मामले में हमारी दखलंदाजी होगी और हम ऐसा नहीं करना चाहते। हाँ, हम ये ज़रूर कह देते हैं कि जो आर्थिक तंगी के चलते अभी बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं उनको भी ऑनलाइन क्लासेस में शामिल किया जाए, ये एक चीज़ ज़रूर कही है। बता दें आपको, दिल्ली सरकार ने एक फ़ैसला लिया था और कई और राज्य सरकारें भी इस तरीके का फ़ैसला ले चुकी हैं कि स्कूल जो हैं वो सिर्फ अपनी ट्यूशन फ़ीस लेंगे, इसके अलावा जो उनके खर्चे होते थे ट्रांसपोर्ट, ये वो एनुअल चार्ज, अलाना फलाना ढिकाना, बहुत सारे चार्ज वो ले लेते हैं, वो सब वो नहीं लेंगे। लेकिन उसके खिलाफ भी एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के चलते लोगों के पास पैसा नहीं है, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए इस पर या तो रोक लगाई जाए फिलहाल या माफ़ किया जाए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि साफ कर दिया कि भैया फीस अगर वो बच्चा नहीं दे पा रहा है अभी तो आप उसे ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से नहीं रोक सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, गैर कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज से दिल्ली हाईकोर्ट संतुष्ट नज़र आया है। एक पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें कहा था भैया जिनको डायलिसिस है, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, जिनको कीमियोथेरेपी होनी है, जिनको कैंसर वगैरह है, उनको दिक्कत जो हो रही है उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो और बुखार खांसी नज़ले ज़ुकाम वाले भी लोग हैं उनका भी ये अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कोरोना के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन जब उस पर नोटिस तलब किया जस्टिस AR मिड्डा की बेंच ने और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने जब नोटिस जारी किया, उसके बाद सरकारी वकील कोर्ट के अंदर पहुंचा और उसने बताया कि देखो जी, हमारी दिल्ली सरकार तो सब कुछ कर रही, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ना हो रही। कोर्ट ने उसकी बात को सही माना और इस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि ये रिपोर्ट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सब जगह व्यवस्था ठीक है, लेकिन जो कुछ चीज़ें कही उस पर गौर कर लीजिए। कहा कि अगर किसी मरीज़ को कोई दिक्कत है तो जो हेल्पलाइन नंबर बना रखा है, जो व्हाट्सएप नंबर बना रखा है, उसके ज़रिए वो संबंधित अधिकारी से, सक्षम अधिकारी से संपर्क कर सकता है। और सरकार सुनिश्चित करे कि जब कोई मरीज़ किसी सक्षम अधिकारी से हेल्पलाइन पर बात करना चाहता है या किसी जो भी संबंधित अधिकारी है उससे हेल्पलाइन पर बात करना चाहता है, मदद मांगना चाहता है, तो उसको उचित मदद दी जाए, उसकी सहायता की जाए, उसके सामने दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन सरकार के फैसले से, सरकार के कदमों से कोर्ट संतुष्ट नजर आया और उसने इस पिटीशन को भी खारिज कर दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, मैंने पहले भी आपके सामने रखी थी कोर्ट बुलेटिन में। आपको याद होगा मैंने कहा था कि 23 हफ्ते का एक महिला के पेट में गर्भ है, उसका कहना है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उसे पता चला है कि उसका जो बच्चा है उसे तरह तरह की कई बीमारियां हैं, पैदा होने के बाद उसकी बहुत सारी सर्जरियां करानी पड़ सकती हैं, उसकी मौत भी हो सकती है, वो अपनी ज़िंदगी सही प्रकार नहीं जी सकता। इसलिए उसका जो 23 महीने का गर्भ है उसका पात कराने की, यानी कि गर्भपात अबॉर्शन कराने की उसको इजाज़त दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से बाकायदा रिपोर्ट मांगी थी, रिपोर्ट आने के बाद अब फैसला आ गया है और कोर्ट ने कह दिया है, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की ये बेंच है, उसने कह दिया है इस महिला का गर्भपात कराने की इजाज़त दी जाती है। तो ये अपने आप में एक यूनिक फैसला है। अगर ऐसी कोई बीमारी किसी और लोगों को हो तो वो इस फैसले को नज़ीर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। महाराष्ट्र सीएम के पद पर बने रहेंगे उद्धव ठाकरे या नहीं, ये फैसला करना होगा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को। बॉम्बे हाईकोर्ट में बीजेपी का एक नेता पहुंचा, उसने कहा साहब जो विधान परिषद में उद्धव ठाकरे को राज्यपाल की तरफ से मनोनीत किया गया है वो गलत है, उनको नहीं किया जाना चाहिए। उस फैसले को चुनौती दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा भैया ये फैसला हम नहीं करेंगे, निर्णय हम नहीं करेंगे कि राज्यपाल किसको नामित कर सकता है या किसको मनोनीत कर सकता है। दोनों चीज़ें समझ लीजिएगा, नामित करना भी मनोनीत करना भी।
तो इसमें हम नहीं कर सकते हैं, ये फैसला तो राज्यपाल को लेना पड़ेगा। और ये कहते हुए बीजेपी के इस नेता की पिटीशन को खारिज कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि भगत सिंह कोश्यारी इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। बता दें आपको, उद्धव ठाकरे जब सीएम बने थे तो वो किसी भी सदन के कोई सदस्य नहीं थे। जैसा आपको पता है, ठाकरे परिवार का भी चुनाव तो लड़ता नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे के पोते ने पहली बार चुनाव लड़ा, वो तो विधायक बन गया, चले मंत्री बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अब्बा जो हैं उद्धव ठाकरे, वो मुख्यमंत्री बने हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उनको या तो विधानसभा से या विधान परिषद से कहीं का सदस्य होना पड़ेगा। तो विधान परिषद के सदस्य चुने गए हैं, लेकिन उनके इस चुने जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि शिवसेना इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस के साथ चली गई, तो बीजेपी वाले ये साबित करने में लगे हुए हैं अब रात दिन कि ये तो हिंदू विरोधी है, इसे तो हिंदुओं का ख्याल नहीं रहा। इसके दौर में तो अब साधुओं की हत्या हो जा रही है, जबकि चीख चीख कर बता रहे हैं खुद उद्धव ठाकरे कि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। पर बीजेपी को तो दिख रहा है ना जी, हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। हिंदुत्व के अलंबरदार सबसे बड़े हमें। अब तो आरएसएस भी कूद गया, उसने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए सही से। बाल गृह और नारी निकेतन के साथ महिला शेल्टर्स को भी शामिल किया जाए। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए जेलों में बंद कैदियों को छोड़ने की इजाज़त दी है कुछ शर्तों के साथ, और हर राज्य में कमेटी गठित की है। जो कमेटी डिसाइड करती है कि 7 साल से कम सज़ा वाले मामले में जो लोग जेल में बंद हैं उनको रिहा कर दिया जाए, ताकि अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो। उसी में आगे कदम बढ़ाते हुए बाल गृह, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, बाल सुधार गृह जिसको आप जानते हैं। इसी तरीके से नारी निकेतन में महिलाएँ रखी जाती हैं, हालांकि वो दोषी नहीं होती हैं जो वहाँ रखी जाती है, पर बहुत सारी महिलाएँ नारी निकेतन में रहती हैं। इसी तरीके से महिला शेल्टर होम्स जो होते हैं, जहाँ पे महिलाओं को रखा जाता है, तो उन सब जगह पे कहा है कि वहाँ पर भी इस फार्मूले को लागू किया जाए, ज़्यादा भीड़ वहाँ पे भी ना जुड़ाई जाए, और वहाँ पर भी कोरोना फैलने से रोका जाए। कल मंगलवार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने फैसले पर दोबारा से विचार करते हुए ये नया अपडेट अपने फैसले में दिया है। साथ ही सरकार से कहा है कि क्या हर चीज़ के बारे में हम ही बताएंगे, या वो खुद भी ज़मीनी सतह पर नज़र रखकर खुद कोई डिसीजन लेती हुई दिखाई देगी ऐसे मामलों के अंदर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकवादियों के चलते हमने इंटरनेट बंद कर रखा है, इसलिए हम कश्मीर में 4G सेवा नहीं शुरू कर सकते। बता दें आपको, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 4G सेवा बंद रहने से कश्मीर के 27 लाख जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा भी कश्मीर के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि आतंकवादी गतिविधियों के चलते हम 4G की इजाज़त नहीं देंगे। अब भाई जिसे आतंकवादी गतिविधि करनी होगी वो तो 2G में भी कर लेगा, 4G की क्या बात है। कमाल की चीज़ बताते हैं। कश्मीर के लिए अलग कानून है, यहाँ के लिए अलग कानून है, और अब तो कश्मीर भारत का हिस्सा बना दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, तो वहाँ पे भी वही कानून चलना चाहिए जो यहाँ पे कानून चलता है। जब यहाँ 4G मिल रहा है दिल्ली में बैठ के हमें, तो वहाँ कश्मीर वाले को 4G क्यों नहीं दे रही? सोचना चाहिए ना, क्या अभी भी वो भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया? जवाब देना चाहिए। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब भेज दिया जम्मू कश्मीर प्रशासन को। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी, देखेंगे इसमें क्या होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन भी तो मोदी सरकार का ही है, क्योंकि वहाँ कोई सरकार थोड़ी बैठी है। उपराज्यपाल जो बैठा है, यूनियन टेरेटरी वो ही चुका है, तो जो जवाब इन्होंने दिया वही जवाब वो देंगे। पर फिर भी हम देखेंगे कि सोमवार को इसमें जवाब क्या आता है। वकील ने बड़ी दिलचस्प चीज़ कही है इस मामले में, कहा कि देखिए 4G इंटरनेट चल रहा है, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई कर पा रहे हैं अपनी मामलों की। भाई जो भी मामले हैं 4G के जरिए सुन रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन हम रख रहे हैं, पिटीशन अपनी रख रहे हैं। अगर ना हो 4G तो कैसे होता? तो सुप्रीम कोर्ट को जब 4G से फ़ायदा हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ छात्रों को इससे नुकसान हो रहा है 4G ना होने से। मुंबई और पुणे के कुछ इलाकों को छोड़कर महाराष्ट्र के सभी इलाकों में अखबार बंटवाने की इजाज़त दे दी है उद्धव सरकार ने। बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल में एक पिटीशन सुप्रीम हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साहब ये देखिए सरकार कैसे कैसे फैसले ले रही है। अखबार छापने की तो इजाज़त दे रही है, लेकिन अखबार बांटने की इजाज़त नहीं दे रही है। अखबार स्टॉल पे बेचने की तो इजाज़त दे रही है, लेकिन घर घर पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो बताइए ये क्या तरीका हुआ? अखबार ना बांटे, इस पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बताया जाता है कि उद्धव सरकार को नोटिस जारी किया था और उनसे पूछा था। तो माना यही जा रहा है कि जब मामला हाईकोर्ट तक चला गया तो उद्धव सरकार ने कुछ अपने फैसलों में बदलाव किया है। चीफ सेक्रेटरी अजोय मेहता ने जो नया आदेश जारी किया है उसके मुताबिक कहा गया है कि जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, भाई जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जा रहा है, उनको छोड़ के
सब जगह आप अखबार बांट सकते हैं, मुंबई और पुणे में भी, और इसके अलावा पूरे राज्य के अंदर। बस शर्त यह है कि आपको लिहाज रखना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। ये तमाम हिदायतें जारी की हैं, लेकिन ये खबर अच्छी खबर है कि लोगों तक अखबार पहुंचने लग जाएगा। आखिरी खबर है, ब्रिटेन से आपके सामने रखने जा रहा हूं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मैं हारा नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मेरे वकीलों से बात चल रही है। ये कहते हुए विजय माल्या ने ट्वीट किया है। उसमें लिखा है, मुझे हाईकोर्ट के फैसले से निराशा जरूर हुई है, लेकिन मैं अपने वकीलों से बात कर रहा हूं। 14 दिन का वक्त मेरे पास है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये विजय माल्या का कहना है। आप लोग जानते हैं विजय माल्या को हमारा मीडिया बताता है भगोड़ा है, इतने 1000 करोड़ लेके यहाँ से भाग गया है, और उसको लाने के लिए बताते हैं मोदी सरकार हर चंद प्रयास कर रही है साहब। उसके के तहत वहाँ पे हाई कोर्ट में केस दाखिल किया गया था उसके प्रत्यर्पण को लेके। तो हाई कोर्ट में सरकार वहाँ जीत गई है, विजय माल्या हार गया है। अब विजय माल्या कह रहा है भैया मैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा। बता दें आपको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटेन में आश्रय लिए हुए हैं, वहाँ पे शेल्टर उनको मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, अब ये पूछना चाहिए दोनों सरकारों को आपस में। जैसे आप देखिए, टी सीरीज़ कंपनी के मालिक हुआ करते थे गुलशन कुमार, उनकी हत्या में आरोपी हैं नदीम, वो अभी तक नहीं लाए जा सकें। ललित मोदी जो राजस्थान के रहने वाले वसुंधरा राजे के बड़े करीबी बताए गए थे, बाद में सुषमा स्वराज से भी उनके बड़े लिंक जोड़े गए थे लेन देन के मामले को लेकर, वो आज तक नहीं लाए गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये कानूनी जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत पाएगी, या वहाँ विजय माल्या जीत पाएंगे। और जैसे वो मोदी टिके हुए हैं, यानी कि ललित मोदी टिके हुए हैं, और ये टिके हुए नदीम, वैसे ही ये भी टिके रह जाएंगे, क्योंकि नीरव मोदी भी अभी तक नहीं आ पाया, मेहुल चोकसी भी अभी तक नहीं आ पाया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।